अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए कि नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात और ये है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और आज है इस नॉवल की 18वीं किस्त यानी कि 18 एपिसोड बनती है। नॉवल बहुत अच्छा जा रहा है, इंटरेस्टिंग जा रहा है नॉवल, मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो आइए जी, अब ये बिल्कुल एंड पे पहुंचने वाला है। बहुत ज़्यादा हुआ तो इसकी 2 और एपिसोड आ जाएंगी, नहीं तो 1 और एपिसोड आएगी। ठीक है, अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा और बिल्कुल एंड पे पहुंचने वाला है ये नॉवल। तो देखते हैं जी कैसा चलता है और क्या होता है आगे। ठीक है, और जी यहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा कि बलाज खानज़ादा दिल ही दिल में रूप की मोहब्बत पर सरशार हुआ था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जरीना हशमत अली को चाय दे रही थी जब अरूब की चहकती आवाज़ इनकी समातों से टकराई। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो अरूब हारिब का हाथ थामे मुस्कुरा कर इन्हें देख रही थी। बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, आओ आओ। जरीना खुशी से उठकर अरूब की तरफ बढ़ी। हशमत अली भी हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से कभी अरूब को कभी हारिब को देख रहा था। अरूब जरीना से लिपट गई। जरीना ने अरूब के माथे पर लब रखे। अम्मा जी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरूब की आंखें नम हुई थीं। मेरी बच्ची, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया था। तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? जब से तुम गई हो मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। जरीना का बस नहीं चलता चलता था अरूब के वारी सदके जाए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। अरूब ने आंखें पटपटाते कहा तो जरीना उसकी बलाएं लेने लगी। हारिब खामोशी से खड़ा मुस्कुराकर अरूब को प्यार भरी नजरों से दिखी जा रहा था। हशमत अली ने आगे बढ़कर खुशी से अरूब के सर पर हाथ रखा। खुश रहो। हशमत अली को दिली सुकून मिला था हारिब और अरूब को एक साथ देखकर। आ जाओ बच्चों, बैठो। जरीना को एकदम ख्याल आया कि वो कब से खड़े हैं। हारिब और अरूब सहन में ही बैठ गए थे। अरूब, बच्चे तुम कितनी कमजोर हो गई हो, अपना ख्याल नहीं रखती। इस हालत में अपना ख्याल रखते हैं बच्चे। जरीना ने पूछने के साथ अरूब को नसीहत भी की तो अरूब महज मुस्कुरा दी। आप फिक्र नहीं करें अम्मा जी, मैं हूं ना अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखने के लिए। मैं इन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। हारिब की अरूब की तरफ देखते मुस्कुराकर कहा तो अरूब की शर्म से पलकें लरजने लगी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। जरीना ने इन दोनों को एक साथ खुश देखकर दुआएं दी। हारिब ने मौका देखते अरूब को एक आंख विंक की तो अरूब ने उसे आंखें दिखाई। हारिब मुस्कुराकर खड़ा हो गया। अम्मा जी, मेरे ड्यूटी आवर्स शुरू होने वाले हैं। मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, फिर इकट्ठे डिनर करेंगे। हारिब की कहकर हारिब कह जरीना से रहा था पर देख अरूब की तरफ रहा था। अरूब ने आंखें झपक कर हारिब की बात पर हामी भरी। वो मुस्कुराकर अलविदाई कलमात कहते हॉस्पिटल के लिए निकल गया। बलाज खानदादा ने रूप को बाहों में उठाया और बेड पर ले आया। बलाज, क्या करने वाले हैं आप? रूप ने बलाज खानदादा को कमीज उतारते देख बुखला कर कहा तो बलाज खानदादा हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी जान निकालने वाला हूँ। बलाज खानदादा बेड पर घुटना रखते रूप पर साया फगन हुआ। किस खुशी में? रूप ने बलाज खानदादा के सीने पर दोनों हाथ रखते उसे बेबाक होने से रोका। हम दादा दादी बनने वाले हैं इस खुशी में। बलाज खानदादा ने रूप के कंधे से शर्ट खिसकाई तो रूप का पूरा जिस्म होले होले लरजने लगा। बलाज, मजाक नहीं करें प्लीज। रूप बेचारी रूहानसी हो गई। तो क्या करूं फिर, तुम ही बता दो। बलाज खानजादा ने रूप के बरहना कंधे पर नरमी से होंठ रखे। आप कुछ भी मत करें, चले ना, हवेली चलते हैं। रूप बेड से उठने लगी। वो भागने की राह ढूंढ रही थी। बलाज खानजादा ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपने ऊपर गिराया। वो सीधा बलाज खानजादा के ऊपर गिरी। दोनों के होंठ आपस में मिस हुए। रूप के दिल की धड़कनें ढोलकी की तरह बजने लगी। बलाज खानदादा ने उसे पीछे बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते उसके होठों को अपने होठों पर नरमी से टच किया। रूप के होठों ने जरा सी हरकत की तो दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। रूप, मुझे अपनी मनमानी करने दो प्लीज। बलाज खानदादा की आंखें खुमारी से सुर्ख हुई। लहजा भारी गंभीर हुआ। रूप अपने मिजाजी खुदा को कैसे मना कर सकती थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर बलाज खानदादा की गर्दन में मुंह छुपा लिया। बलाज खानदादा उसके इकरार पर सरशार सा होता रूप को झटके से अपने नीचे किया और इस पर हावी हुआ। रूप के बदन से उठती मैसूर कुन खुशबू से बलाज खानदादा मजीद पागल हो रहा था। हवेली में बलाज खानदादा के कमरे में उसकी ढेरों सेंट पड़ी थी पर रूप के बदन की खुशबू सबसे अलग थी। वो बलाज खानदादा को पागल कर देती थी। उसकी खुशबू जानलेवा थी।
रूप बलाज खानदादा की बाहों में शर्म से बिखर रही थी। बलाज खानदादा के लम्स में आज भी पहली रात वाला वल्हानापन, मोहब्बत और शिद्दत थी। रात को हारिब कुछ ज्यादा ही टाइम से घर आ गया था। जरीना के लाख मना करने पर भी अरूब ने जरीना के साथ मिलकर रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद जरीना और हशमत अली अपने कमरे में चले गए। अरूब इन्हें चाय बनाकर कमरे में ही दे आई थी, फिर अपने और हारिब के लिए चाय कपों में डालकर अपने और हारिब के कमरे में ले आई। हारिब ढीला पड़ने ट्राउजर और पहन हारिब ढीला ट्राउजर और शर्ट पहने बेड पर बैठा और रूप का ही इंतजार कर रहा था। जैसे वो कमरे में आई, हारिब की मुस्कुराहट ने उसका इस्तकबाल किया। अरूब ने भी जवाब में मुस्कुराकर हारिब की तरफ देखा और चाय लिए बेड पर हारिब के रूबरू बैठकर उसने चाय हारिब के पास ही बेड पर रख दी। चाय नहीं, दूध पिया करो, हारिब ने अरूब के गाल पर चुटकी काटते कहा। नहीं, आज चाय पीनी है, कल दूध पी लूंगी, अरूब ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, आज ऐसा क्या है? हारिब ने अपना कप उठाकर चाय की चुस्की लेते पूछा। सुना है चाय पीने से नींद उड़ जाती है, और मुझे आज सोना नहीं है, आपके साथ ढेरों बातें करनी है, अरूब ने इतनी मासूमियत से कहा कि हारिब मुस्कुराए बिना ना रह सका। सिर्फ बातें और कुछ नहीं करना? हारिब की नजरें अरूब के होठों पर जा ठहरी। उसकी बात में छुपा मतलब समझकर अरूब के चेहरे पर हया की लाली बिखरी। नहीं, बातों बातों में मोहब्बत भी कर लेंगे, अरूब ने जरा सी आंखें उठाकर हारिब की लू देती आंखों में देखकर धीमी आवाज में सरगोशी की। तो चलो फिर, टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें तो हो गई, अब मोहब्बत भी कर लेते हैं। हारिब ने अरूब के हाथ से चाय का कप पकड़ कर ट्रे में रखा, फिर ट्रे साइड पर खिसकाकर अरूब के करीब हुआ। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अपनी चंद लम्हों की कुर्बत देकर फिर दूर चली गई। जानती हो कितना तड़पा हूं मैं? हारिब ने अरूब का दुपट्टा उसकी गोद में खिसका दिया। मैं भी दिन रात तड़पी हूँ आपके लिए हारिब, आपके मोहब्बत भरे लम्स के लिए, आपकी बाहों में समाने के लिए, आपके सीने पर सर रखकर पुरसकून रहने के लिए। अब मिले हैं तो खुद से दूर मत कीजिएगा, मुझे हमेशा अपनी बाहों में भरकर यूं ही प्यार करते रहना। अरूब खुशी से आपकी बाहों में यूं ही जिंदगी गुजार देगी, अरूब ने हारिब के सीने पर माथा टिकाए कहा। कौन काफिर अब अपनी मोहब्बत को खुद से दूर करेगा? ये गुजरती रात, ये पल, ये लम्हे, ये वक्त, ये हवाएं, ये खुशबू, ये कमरा गवाह है मेरी तन्हाई का, मेरे आंसुओं का, मेरी तड़प का। कितना याद करता था तुम्हें, ऐसा लगता था कतरा कतरा जिस्म से जान निकल रही है। मुझे माफ कर दो अरूब, मैं जानता हूँ अगर मैं तड़पा हूँ तो तुम भी मेरी वजह से अजियत में रही हो। हारिब ने अरूब का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर नम आंखों से देखा। इस खूबसूरत चेहरे का तो वो पहले दिन से दीवाना था, इन होठों का, इन आंखों का। उसे तो बिन मांगे इसकी मोहब्बत मिल गई थी और वो बेकदरा ठोकर मार कर चला गया था। क्या उसने कभी सोचा था ये खूबसूरत आंखें उसकी याद में रोएंगी, उसकी दीद को तरसेंगी? ये खूबसूरत होंठ उसका नाम इतनी मोहब्बत से लेंगी, ये खूबसूरत दिल उसकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, इस दिल पर वो हुक्मरानी करेगा, ये शहजादियों जैसी खूबसूरत लड़की इसके इश्क में पूर पूर डूब जाएगी। नहीं, ये लड़की तो नहीं थी, ये तो सरापाए इश्क थी। आज हारिब को एहसास हुआ था वो पहली नज़र में मोहब्बत करके सिर्फ ये सोचकर साइड पर हो गया था कि ज़मीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते। पर अरूब ने मोहब्बत थोड़ी ना की थी, उसने तो इश्क किया था। हारिब अरूब का इश्क था, ये पागल लड़की उससे इश्क कर बैठी थी। आज हारिब उसके इश्क पर ईमान ले आया था, वो उसकी महरम थी, उसकी औलाद इस दुनिया में लाने वाली थी, उसकी बीवी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि हारिब उसे शहजादियों की तरह नहीं रख सकेगा, वो इसे अपने बाबा जैसी आसाइशें नहीं दे सकेगा। उसने बस इश्क किया और बेपनाह इश्क किया। आज भी उसने फर्श पर बैठकर दस्तरख्वां पर अपने महरम के साथ खाना खाया। हवेली में वो डाइनिंग टेबल पर छुरी और कांटे के साथ खाती थी, पर हारिब का साथ मिलते ही अरूब उसके रंग में रंगती चली गई। मुझे आज से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज पहले वाली बातें भूल जाएं। अरूब ने हारिब के दोनों गालों पर बारी बारी होंठ रखे। क्या बात है, रोमांस करने को दिल चाह रहा है? हारिब को अपने गालों पर अरूब के नरम होठों का लम्स उसका दिल धड़का गया था। अरे आप भूल गए, आपने तो कहा था मैं रोज ऐसे आपको किस दिया करूंगी। अरूब ने हारिब को इसकी कही बात याद दिलाई। मैं कुछ भी नहीं भूला मेरी जान, वैसे तुमने कुछ कहा था, याद है? हारिब ने शरारत से अरूब की शाहरग पर अंगूठा फेरते कहा। जी जी याद है, अरूब ने थूक निकलते कहा, क्योंकि हारिब की अंगश्त शहादत की उंगली अब अरूब की शाहरग से होती गिरेबान तक रक्स कर रही थी। क्या याद है तुम्हें?
हारिब का हाथ अब अरूब की धड़कनों पर था। यही कि आप मुझे रोज ढेर सारा प्यार करेंगे। अरूब ने गहरी सांसें लीं तो इसकी धड़कनें ऊपर नीचे हुईं। वो एक सेकंड से पहले अरूब के होठों को नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। अरूब जरा सा उठी और हारिब की गोद में बैठ गई। इस दौरान इन्होंने एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे के होठों को आज़ादी नहीं दी। वक्त कहाँ रुकता है, इसका काम है गुजरना, और वो गुजर रहा था। हारिब और अरूब 2 दिन बाद हशमत अली और जरीना के साथ गांव आ गए थे। बलाज खानजादा ने धूमधाम से अरूब की रुखसती रखनी चाहिए, पर हारिब ने सहूलत से मना कर दिया और कहा कि अरूब प्रेग्नेंट है, तो बच्चा होने के बाद अब बकायदा वलीमा ही होगा। वो नहीं चाहता था अरूब इस हालत में फंक्शन किसी की नज़रों में आए। वो अरूब और अपने बच्चे को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गया था। हारिब की बात पर बलाज खानजादा ने एतराज़ करना चाहा, पर अरूब की आंखें दिखाने पर उसकी ज़बान तालू से चिपक गई। वो वहीं चुप हो गया। पूरे गांव में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि बलाज खानजादा की बेटी उसके मुलाजिम के पोते के साथ ब्याही जा रही है, पर किसी की जुर्रत नहीं हुई थी मुंह पर या पीठ पीछे बात करने की। और वजह था इस गांव का सरदार बलाज खानजादा, जिसने गांव में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी। वो सफाक था तो मुजरमों के लिए, बेगुनाहों के लिए वो फरिश्ता साबित होता था। पूरा गांव बलाज खानजादा की इज्जत करता था, उससे मोहब्बत करता था। बलाज खानजादा ने गांव में नया सरदार चुनने के लिए ऐलान किया था। उसने कहा था बहरोज खानजादा या मुस्तफ़ा खानजादा गांव का अगला सरदार बनेगा, पर गांव के लोगों को बलाज खानजादा की ही सरदारी चाहिए थी। सबने बलाज खानजादा को ही सरदार चुना था। हारिब अरूब को लाहौर ले आया। हशमत अली और जरीना ने लाहौर जाने से साफ इनकार कर दिया। बलाज खानजादा ने हशमत अली से कहा कि वो रोज हवेली आकर अपनी ड्यूटी निभाए। जरीना ने अरूब के लाहौर जाने पर एतराज़ किया और कहा कि हारिब के हॉस्पिटल जाने के बाद अरूब घर पर अकेली होगी। पर हारिब ने नरमी से कहा कि अरूब अब उसकी जिम्मेदारी है, वो इसके मामले में कोई कोताही नहीं करेगा। फिर भी रूप ने हवेली से एक मुलाजमा अरूब की देखभाल के लिए साथ भेज दी थी। वक्त गुजर रहा था, सब अपनी अपनी जगह खुश और आबाद थे। बहरोज खानजादा इबादत के नखरे उठाए नहीं थकता था। मुस्तफ़ा आज भी महर को अपनी शिद्दतों से सताए रखता। महर ने सोचा था वो कभी मुस्तफ़ा की शिद्दतों से नहीं घबराएगी, पर दिन ब दिन मुस्तफ़ा की शिद्दतें बढ़ रही थी, और महर उसकी कुर्बत में गहरे सांस भरती रह जाती। हारिब अरूब का बेहद ख्याल रख रहा था। अरूब पाँव रखती तो वो हाथ रखता था। खुशियों भरे दिन गुजर रहे थे, पर कोई नहीं जानता था अभी एक आजमाइश बाकी है। अभी एक तूफान आने वाला है जिससे सबने गुजरना है। अरूब का 7वां महीना लग गया था और इबादत को 5वां, जबकि मुस्तफ़ा और महर अभी तक इस नेमत से महरूम थे। महर रोज मुस्तफ़ा के सामने मुंह फैलाए रखती कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, और मुस्तफ़ा महज मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में ले लेता। आज भी मुस्तफ़ा डेरे से लौटा तो महर बेड के बीचों बीच नम आंखों से जाने किन सोचों में गुम थी। उसने मुस्तफ़ा के आने का नोटिस ही नहीं लिया। वो फुल ब्लैक कलर की सादी सी शलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले छोड़े थे, गुलाबी होंठों पर लिप ग्लोव्स लगाकर उन्हें मजीद गुलाबी कर दिया था। हाथों में भर भर कर काली चूड़ियां पहनी थी। दुपट्टा बेड पर एक साइड पर पड़ा था। आंखों में उदासी थी, जिसे देखकर मुस्तफ़ा पल में समझ गया वो क्यों उदास है। उसने गहरी सांस लेते अजरक उतार कर सोफे पर रखी और वार्डरोब से अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम चला गया। 5 मिनट बाद मुस्तफ़ा बाहर आया तो महर इसी पोजीशन में बैठी थी। मुस्तफ़ा गीले बालों में हाथ फेरता मुस्कुराकर अपनी मताए जान की तरफ बढ़ा। इग्नोर कर रही हो, ये वाकई कहीं गुम हो। मुस्तफ़ा ने महर के पाँव पकड़कर उसकी टांगें खींची तो महर की टांगें सीधी हो गई। मुस्तफ़ा उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। महर जो अपने ख्यालों में गुम थी, मुस्तफ़ा की आवाज़ पर चौंक कर उसने मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो मज़े से उसकी गोद में सर रख कर लेट गया था। उठे मेरी गोद से। महर ने मुस्तफ़ा का सर हिलाते गुस्से से हुक्म जारी किया। क्यों? मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़कर होठों पर लगाया। मुस्तफ़ा, मुझे बेबी चाहिए। महर ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुराकर उठकर बैठ गया। मेरी जान, आ जाएगा बेबी, तुम टेंशन मत लो। मुस्तफ़ा ने महर का चेहरा हाथों में भर कर कहा। कब आएगा? महर के तकरीबन रोज यही सवाल होते थे और मुस्तफ़ा के जवाब, और जब अल्लाह को मंजूर होगा। मुस्तफ़ा उठने लगा तो महर ने उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोच ली। कब आएगा वो दिन? मुझसे और इंतजार नहीं होता। महर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, क्या हो गया है? क्यों इतनी बेसब्री हो रही हो? अभी शादी को 7 माह ही तो हुए हैं। मुस्तफ़ा रोज उसे तसल्लियां देकर थक गया था। हाँ, तो आपके लिए 7 माह कोई मायने नहीं रखते। आपका तो काम था, कुछ ऐसा करते अगले ही दिन मैं प्रेग्नेंट हो जाती। महर ने सूं सूं करते कहा तो मुस्तफ़ा, जिसने बेड की साइड टेबल से पानी का गिलास पकड़कर अभी मुंह को लगाया ही था, उसे जबरदस्त अच्छू लगा। मैं ऐसा क्या करता?
मुस्तफ़ा ने सदमे से पूछा, आपको पता हो, मुझे तो लगता है आप ठीक से कुछ करते ही नहीं। महर की नई बात पर मुस्तफ़ा बेचारा हक्का बक्का रह गया। और ठीक से कैसे करते हैं, बताना जरा। मुस्तफ़ा ने एक अबरू उचका कर पूछा। मुझे क्या पता हो, जो करते हैं आप ही करते हैं, तो पता भी आप ही को होगा। महर चबा चबा कर कहती गुस्से से बेड से उठकर जाने लगी, तो मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई थाम ली। चलो आज मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ तुम ही करो, फिर देखते हैं तुम सुबह तक प्रेग्नेंट होती हो या नहीं। मुस्तफ़ा ने शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी। मैं कैसे, मतलब मैं क्या करूं? मुस्तफ़ा की फरमाइश पर महर एकदम बुखला गई। मैं तो ठीक से नहीं करता ना, तो ठीक से कैसे करते हैं तुम्हें पता होगा। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ, फिर सुबह तक तुमने प्रेग्नेंट भी तो होना है ना। मुस्तफ़ा ने महर के गिरेबान पर हाथ रखकर उसे पीछे बेड पर धक्का दिया। मुस्तफ़ा, मैं तो मजाक कर रही थी। महर ने जंप लगाई और बेड की दूसरी साइड पर खड़ी हो गई। मुस्तफ़ा ने उसे घूर कर देखा तो वो खसियानी हंसी हंसते मुस्तफ़ा को देखने लगी। मैं जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा झटके से मुड़ा और सोफे से शर्ट पकड़कर पहनने लगा। बेबी लेने जा रहे हैं? महर ने मुस्कुराहट दबाते शरारत से कहा। हाँ, रेडीमेड बेबी लेने जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने गुस्से से दांत पीसते कहा। नहीं, मुझे रेडीमेड नहीं, ओरिजिनल ब्रांड बेबी चाहिए। महर ने मासूमियत से सर हिलाकर कहा तो मुस्तफ़ा ने उसे आंखें छोटी करके घूरा। ओरिजिनल ब्रांड बेबी मतलब? मुस्तफ़ा ने भवें उचका कर पूछा। मतलब हम दोनों का, मेरा और आपका। महर ने खुशी से ताली बजाते कहा तो मुस्तफ़ा उसे देखकर रह गया। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया और कदम कदम चलता बेड पर टांगे लटकाकर बैठ गया। मैं महर छोटे छोटे कदम लेती मुस्तफ़ा के पास आकर बैठ गई। मुस्तफ़ा, मैं आपको तंग करती हूँ ना? महर ने मुस्तफ़ा के संजीदा चेहरे पर नजरें जमाए प्यार से पूछा। माँ, तुम रोज मुझसे एक ही सवाल करती हो और मैं तुम्हें एक ही जवाब देता हूँ। तुम सब्र से काम क्यों नहीं लेती? सब्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो, इंशाल्लाह वो हमें मायूस नहीं करेगा। मुस्तफ़ा ने महर को नरमी से समझाया। ठीक है, मैं सब्र कर लूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। महर ने अंगश्त शहादत की उंगली उठाकर कहा। कैसा वादा? मुस्तफ़ा ने महर के होंठों पर फोकस करते पूछा। आप औलाद के लिए दूसरी शादी नहीं करेंगे। महर जितने आराम से कह गई थी, मुस्तफ़ा का इतना ही पारा चढ़ा था। ये बकवास तुम्हारे दिमाग में किसने डाली? मुस्तफ़ा को गुस्से में देखकर महर का खौफ से दिल कांपा। किसी ने नहीं, फिल्मों ड्रामों में ऐसा ही होता है ना। महर की बात पर मुस्तफ़ा ने अपना सर थाम लिया। क्या हुआ, सर में दर्द है? चाय बनाकर लाऊं? मुस्तफ़ा को सर पकड़े देख महर ने परेशानी से कहा। तुम ऐसे नहीं बाज आओगी। मुस्तफ़ा ने बहर को बेड पर लेटाया और इस पर चढ़ते महर के होठों पर झुक गया। अरूप की सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। उसका बीपी हाई हुआ था। हारिब ने उसे मेडिसिन देकर आराम करने का हुक्म दिया। अरूप चुपचाप लेट गई। हारिब उसके पास से उठने लगा तो अरूप ने उसका बाजू थाम लिया। हारिब, प्लीज मेरे पास रहें, मुझे अकेले मत छोड़ें। अरूप की आंखों में कुछ तो था जो हारिब को चौंका गया। वो चुपचाप अरूप के पास बैठ गया। अरूप, कोई टेंशन है? हारिब ने उसके माथे पर हाथ फेरते बाल पीछे किए। हारिब के पूछने पर अरूप की आंखों में शबनम उतरी। अरूप, क्या हो गया है मेरी जान? पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रो क्यों रही हो? हारिब उसके एकदम रोने से परेशान हुआ। हारिब, मैंने कल रात बहुत बुरा ख्वाब देखा। अरूप आहिस्ता से उठी और हारिब के सीने लग गई। इस कंडीशन में ऐसा होता है, बुरे ख्वाब आते हैं। हारिब ने अरूप के बालों में हाथ फेरते उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। नहीं हारिब, ख्वाब बहुत बुरा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरूप मजीद हारिब से लिपटती एकदम उसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। क्यों डर लग रहा है, मैं साथ हूं ना। हारिब ने अरूप के दोनों गालों पर बारी बारी होंठ रखते कहा। आपको पता है, मैंने ख्वाब देखा, मैं सफेद कपड़ों में हूँ, एक बच्चा मेरी गोद में है, सब रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। आपने मुझे बहुत पुकारा, पर मैं दूर चली गई। अरूप जैसे जैसे बता रही थी, हारिब की आंखें खौफ से बड़ी हो रही थी। ये वही ख्वाब था जो इसे भी आया था। हारिब, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। अरूप फिर से हारिब से लिपट गई। हारिब से कुछ बोला ही नहीं गया। वो बुत बना बेड पर बैठा रहा। खौफ से उसका दिल धड़क रहा था। अरूप उसके सीने में मुंह दिए सिसक रही थी। अरूप, कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो। हारिब ने अरूप का चेहरा हाथों में थामा। तुम फजूल टेंशन ले रही हो। इस हालत में इतना रोना और टेंशन लेना ठीक नहीं होता। ये महज एक ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। तुम फिक्र मत करो और रिलैक्स रहो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। हारिब ने अरूप के आंसू साफ करते से बेड पर लेटाया। हारिब, अरूप, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हारिब उसके सराहने बैठ गया। अरूप ने हारिब का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे डर हो हारिब उससे दूर चला जाएगा। हारिब ने झुककर अरूप के माथे पर लब रखे और नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर तक अरूप दवाइयों के जेरे असर सो गई, पर हारिब को एक पल भी चैन न आया। पहले उसे ख्वाब आना
फिर वही ख्वाब अरूब को आना हारिब के लिए परेशानी का बायस था। उसने अरूब को तो रिलैक्स कर दिया पर खुद नज़रअंदाज ना कर सका। और इबादत प्लीज़ तुम डिलीवरी के बाद मोटी मत होना। इबादत डाइनिंग टेबल पर बैठी मज़े से ठंडे आम खा रही थी। ये उसका कोई 5वां आम था जो वो खा रही थी। बहरोज़ खानज़ादा अब उसे खाने से रोक तो नहीं सकता था, इसलिए ढके-छुपे लफ्ज़ों में इतना कह दिया, अगर मैं मोटी हो गई तो? इबादत ने सुकून से पूछा। नहीं ना यार, फिर हम एक साथ अच्छे नहीं लगेंगे। मैं स्मार्ट, हैंडसम नौजवान और तुम मोटी औरत, जोड़ी खराब हो जाएगी। बहरोज खानज़ादा ने उसके आगे से आम की प्लेट साइड पर खिसकाई। इबादत जो एक और आम खाने के चक्करों में थी, वो मुंह बसूर कर रह गई, पर खुद को मोटी औरत कहने वाली बात उसे हजम नहीं हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि बहरोज खानज़ादा को कैसे मजा चखाए। उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते बलाच खानज़ादा पर पड़ी। बलाज खानज़ादा पर नजर पड़ते ही इबादत भां भां करते रोने लगी। बहरोज खानज़ादा एकदम बुखला गया। इबादत क्यों रो रही हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? बहरोज खानज़ादा ने खड़े होकर परेशानी से पूछा। बलाज खानज़ादा भी इबादत की आवाज़ सुनकर इसी तरफ आ गया। क्या बात है गुड़िया, क्यों रो रही हो? बलाज खानज़ादा ने भी परेशानी से पूछते बहरोज खानज़ादा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो बहरोज खानज़ादा ने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था इसे भी नहीं पता। बड़े पापा, बहरोज ने मुझे मोटी भैंस कहा, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। इबादत फिर से फूट फूट कर रोने लगी, जबकि बहरोज खानज़ादा खुद पर लगे ताज़ा तरीन इल्ज़ाम पर हक्का बक्का मुंह खोले खड़ा रह गया। बलाज खानज़ादा ने उसे गुस्से से देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बहरोज खानज़ादा, एक तो औरत जिंदगी और मौत से लड़कर मर्द की नस्ल बढ़ाती है, और तुम जैसे जाहिल मर्द उसे अजीब नामों से बुलाकर उसका मजाक बनाते हो। मुझे तुमसे इस जाहिलाना बात की तवक्को नहीं थी। बलहाज खानज़ादा का लहजा इतना सख्त था कि बहरोज खानज़ादा को अब अपनी शामत नजर आई। बाबा ये झूठ बोल, मैं झूठी हूँ। इससे पहले बहरोज खानज़ादा इबादत को झूठा करार देता, वो रोते हुए इसकी बात काट गई। सुना बड़े पापा, अब मैं झूठी भी हूँ, इबादत ने सू सू करते कहा, तो बलाज खानज़ादा ने उसे गुस्से से एक अब्रू उचका कर देखा। नहीं, मेरा मतलब है बाबा, इबादत मजाक कर रही है, मैंने उसे मोटी भैंस नहीं कहा। बहरोज खानज़ादा ने मिनमिनाते कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सारी बात बताती हूँ, इबादत ने आंसू पोंछते कहा। रूप भी तब तक वहां आ गई और इशारे से बलाज खानज़ादा से पूछा, तो उसने गुस्से से बहरोज खानज़ादा की तरफ इशारा कर दिया। रूप ने बहरोज खानज़ादा की तरफ देखा तो उसने मस्कीन सी शक्ल बनाकर रूप की तरफ देखा। इन्होंने 3 आम खाए और मैंने 2। मैं तीसरा आम खाने लगी तो इन्होंने मुझे मोटी भैंस कह दिया। इबादत सारी बात बताकर फिर से गला फाड़ कर रोने लगी। बहरोज खानज़ादा ने थूक निकलते मुड़कर आम की प्लेट की तरफ देखा और सोच में पड़ गया कि वाकई इसने 3 आम खाए। कितनी गलत बात है बहरोज, जरूरत उसे है ज्यादा खाने की और तुम खुद खा रहे हो। रूप ने भी बहरोज खानज़ादा की वाट लगाने में हिस्सा डाला। तो हिस्सा डालना सवाब समझा। ये एक नंबर की झूठी है मॉम, सारे आम इसी ने खाए हैं, मैंने तो एक स्लाइस का मैं तो एक स्लाइस का हकदार भी नहीं हुआ। बहरोज खानज़ादा ने इबादत को आंखें दिखाई। देखिए देखिए बड़े पापा, ये मुझे गुस्से से देख रहे हैं। इबादत ने मौके का फायदा उठाया तो बहरोज खानज़ादा ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला। बहरोज खान, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मैं तुम्हें वाकई गंजा कर दूंगा। बलाज खानज़ादा ने उसे पहले वाली धमकी दी। नहीं बड़े पापा, गंजा कर देंगे तो सब मुझे ही गंजे की बीवी, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, एक दिन बाबा ने तुम्हारी वजह से मुझे वाकई गंजा कर देना है, फिर सुकून से बैठकर आम खाना तुम। बहरोज खानज़ादा ने इबादत की बात काटी और गुस्से से वहां से वॉक आउट कर गया। उसके जाते ही इन तीनों ने पहले संजीदगी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों के कहके बुलंद हुए। गुड़िया, बहुत सताती हो तुम मेरे बेटे को। रूप ने प्यार से इबादत का गाल खींचा। बड़ी माँ, वैसे चेहरा देखने लायक था उनका। इबादत खिलखिलाकर हंसी तो बलाज खानज़ादा ने उसके सर पर हाथ रखते बहरोज खानज़ादा और उसको ढेरों दुआएं दी। मैं बहरोज का भी जाकर मना लेती हूँ, वरना सच में नाराज हो जाएंगे। इबादत ने आम काटे और छोटे छोटे कदम लेती बहरोज खानज़ादा के पीछे कमरे में आ गई। बहरोज खानज़ादा सोफे की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था। बहरोज, मैं आपके लिए मैंगो लेकर आई हूँ, चलें गुस्सा छोड़ें और आम खाएं। इबादत बहरोज खानज़ादा के साथ ही सोफे पर टिक गई, पर बहरोज खानज़ादा ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा ना, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, गुस्सा छोड़ें और आम खाएं। इबादत ने बहरोज खानज़ादा के हाथ पर हाथ रखा तो उसने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे कर लिया। इबादत, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बहरोज खानज़ादा ने इसी पोजीशन में बैठे कहा। मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, फिर नखरे क्यों कर रहे हैं? एक तो मुझे मोटी औरत बोला और अब नखरे भी दिखा रहे हैं। इबादत ने जरा सा मुंह फुलाकर कहा। इबादत, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, एक बार की कही बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती?
बहरोज खान दादा आंखें खोलकर सीधा होते गुस्से से चिल्लाया तो इबादत एकदम चुप सी कर गई। क्या हो गया है? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो मजाक। शट अप, जस्ट शट अप। बहरोज खान दादा ने गुस्से से उंगली उठाकर कहा तो इबादत इस बार कुछ न बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? नहीं, बल्कि मुझे ये बताओ, तुम सबके सामने क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं बहुत जालिम? बहरोज खान दादा ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में सर्दपन देखकर इबादत खामोशी से नजरें झुका गई। अब चुप क्यों हो? बोलो। नीचे तो बहुत जबान चल रही थी तुम्हारी, अब भी बोलो। बहरोज खान दादा ने जताते हुए कहा। सॉरी। इबादत ने सर झुकाए आंसू छुपाने की कोशिश करते कमजोर सी आवाज में कहा। ओ रियली? तो तुम्हें लगता है मैंने इतनी बकवास तुम्हारा सॉरी सुनने के लिए की है? बहरोज खान दादा का लहजा पहले से भी सख्त हुआ। इबादत के गले में आंसुओं का गोला अटका। जाओ यहाँ से, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। बहरोज खान दादा ने गुस्से से रुख मोड़ा तो इबादत उसकी इतनी बेरुखी पर सिसक पड़ी। बहरोज खान दादा ने झटके से मुड़कर इबादत की तरफ देखा जो सर झुकाए रो रही थी। इबादत, मैं मजाक कर रहा था। बहरोज खान दादा उसके आंसुओं पर फौरन नरम पड़ा। उसने इबादत को नरमी से अपने साथ लगाया। इबादत के आंसू उसकी शर्ट भिगोने लगे। इबादत, मैं वाकई मजाक कर रहा था यार। मजाक किया सिर्फ तुम मजाक क्या सिर्फ तुम बाबा और मामा ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बहरोज खान दादा ने उसका चेहरा ऊपर करते आंसू साफ किए। डांटा क्यों? इबादत ने हिचकी लेते कहा। आई एम सॉरी। बहरोज खान दादा ने उसकी आंखों पर होंठ रखे। अब रोना बंद करो और मुझे आम खिलाओ मेरी मोटी। बहरोज खान दादा ने मुस्कुराकर शरारत से कहा तो इबादत भी मुस्कुरा दी। इबादत ने प्लेट से एक स्लाइस उठाकर बहरोज खान दादा के आगे किया तो उसने नफी में सर हिला दिया। मुझे ये नहीं, ये टेस्ट चाहिए। बहरोज खान दादा ने इबादत को ठोड़ी से पकड़ा और उसके होठों पर झुक गया। आज सुबह से ही मौसम काफी खुशगवार हो रहा था। महर ने चिकन पकोड़े साथ चाय बनाई और सबको सर्व की। अपनी इबादत, बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा की चाय लेकर वो लॉन में आ गई। यहाँ वो तीनों 1 घंटे से पकोड़ों के इंतजार में सूख रहे थे। लें जी, आप सबकी चाय, साथ क्रिस्पी चिकन पकोड़े। महर ने चाय और पकोड़े सबके सामने पड़े टेबल पर रखे, कहा और खुद मुस्तफ़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेहरबानी जनाबे आलिया, इन पकोड़ों ने हमें अपने लायक समझा, वरना मुझे तो लगा था ये अगले साल की बारिश पर ही नसीब होंगे। मुस्तफ़ा ने एक पकोड़ा पकड़कर मुंह में डालते मज़े से खाते कहा। बहरोज खान दादा और इबादत ने अपनी हंसी दबाई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हवेली के बड़ों को दिए, फिर एंड पर आपका नंबर आया है और शुक्र करें आपका नंबर आ गया, वरना जितने मज़े के बने हैं ना, मुझे तो लगा था मैं बनाते हुए खड़े-खड़े खा जाऊँगी। महर ने 2 पकौड़े एक साथ मुँह में डालते कहा, इसका मतलब तुम किचन से काफ़ी पकौड़े हज़म करके आई हो? मुस्तफ़ा ने एक अबरू उचकाकर पूछा, क्योंकि महर अब मज़ीद पकौड़े मुँह में डाल चुकी थी। नहीं तो बस चखते-चखते 5-6 खाए थे। महर ने लापरवाही से कंधे उचकाए था, चाय का कप पकड़कर एक सिप लिया। महर की बात पर मुस्तफ़ा बस उसे देखता रह गया। लाला, मुझे लगता है शादी के बाद लड़कियां ओवर ईटिंग करती हैं ताकि शोरों से लड़ने के लिए ताकत बना सकें। बहरोज खान दादा ने किन अखियों से इबादत की तरफ देखा जो मजे से चाय पकौड़ों के साथ इंसाफ कर रही थी। बहरोज खान दादा की बात पर उसने नजरें उठाकर गुस्से से घूरा तो बहरोज खान दादा ने फौरन पहलू बदला। बहरोज, अपने लाला को शय मत दो, वरना मुझसे मार खाओगे। महर ने बड़े होने का रौब जमाया। मेरी इतनी मजाल, मैं लाला को शह दूं? ये तो खुद मुझे पिछले दिनों से कह रहे थे कि वो बीवी बदलने का सोच रहे हैं और मैंने छोटे भाई होने का फर्ज निभाते इन्हें सख्ती से मना किया, और आप मुझे ही इल्जाम दे रही हैं। बहरोज खानदादा की बात पर चाय पीते मुस्तफ़ा को जबरदस्त अच्छू लगा। वो बुरी तरह खांसने लगा, जबकि महर के नैन कटोरे आंसुओं से भर गए। मतलब मेरा अंदाजा दुरुस्त था, बच्चा नहीं हो रहा तो आप बीवी बदलने का सोच रहे हैं? महर की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसले। इबादत ने बहरोज खानजादा को जबरदस्त घूरी दी, जिसकी वजह से अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जानी थी। इबादत के घूरने पर बहरोज खानजादा ने उसे आंख विंक की। नहीं माँ, ये बदतमीज झूठ बोल रहा है, मैं क्यों बीवी बदलूंगा? मुस्तफा ने महर के हाथ पर हाथ रखते मिनमिना कर कहा। क्योंकि हमारा बेबी नहीं हो रहा इसलिए। महर ने मुस्तफा का हाथ झटक दिया। तुम हो ना मेरा बेबी, मैं तुमसे गुजारा कर लूंगा। मुस्तफा ने महर की आंखों में आंसू साफ किए। मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, सच मुझे पता चल चुका है। मैं अभी और इसी वक्त बड़े मामू को आपकी करतूत बताती हूँ। वो शौक चढ़ा है ना आपको फिर से दूल्हा बनने का। मैं झटके से उठी और बिना मुस्तफा की सुने धप धप करती हवेली के अंदर चली गई।
उसके जाते ही बहरोज खान दादा की हंसी छूट गई, जो उसने तब से कंट्रोल कर रखी थी। वैसे लानत हो तुम पर बहरोज खान, दिल तो कर रहा है तुम्हारे दांत तोड़कर ना तुम्हें बोलने लायक ही ना छोड़ो। मुस्तफा ने चबा चबा कर गुस्से से कहा और महर के पीछे अंदर भागा। बहरोज खान दादा का कहका फिर से बुलंद हुआ, शर्म कर लें थोड़ी सी, इबादतों से शर्म दिलानी चाहिए। शर्म? वो क्या होता है? मेरा इस चीज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बहरोज खान दादा ने ढिठाई से हंसते हुए कहा। मुझसे तो है ना, अगर अगर लाला और खानी के बीच लड़ाई हुई ना तो कसम से मैं आज कमरे में नहीं आऊंगी। इबादत की बात पर बहरोज खान दादा की हंसी पल में गायब हुई। वजह? बहरोज खान दादा ने घबरा कर पूछा। इसे तो इबादत का सीने से लगाए बगैर नींद ही नहीं आती थी, बस बिला वजह। इबादत ने चाय का कप टेबल पर पटका और आहिस्ता से उठकर इन दोनों के पीछे चली गई। बहरोज खान दादा बेचारा टेबल पर पड़े चाय के कपों और प्लेट में रखे पकौड़ों को घूरता रह गया। मामू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बलाज खान दादा डाइनिंग हॉल में बैठा महर के हाथ की बनी चाय और पकौड़ों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रूप पास बैठी मोबाइल चला रही थी। महर की भीगी आवाज पर इन दोनों ने एक साथ सर उठाकर महर की तरफ देखा, जो सुर्ख आंखें लिए सू सू कर रही थी। क्या बात है महर, रो क्यों रही हो? रूप ने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ते प्यार से पूछा। तभी मुस्तफा वहां भागता हुआ आया। कुछ नहीं बड़ी माँ, महर की तबीयत जरा ठीक नहीं है, आराम करेगी तो एकदम सेट हो जाएगी। मुस्तफा ने इन दोनों की नजरें बचाकर महर के पांव बाजू पर चुटकी काटी, जिसका मतलब था वो अपना मुंह बंद रखे। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं मुमानी, ये दूसरी बीवी लाने का सोच। माँ, तुम कब बड़ी होगी? अभी तक बहरोज की शरारतें नहीं समझ सकी तुम? मुस्तफा का दिल कर रहा था अपना सर दीवार में मार ले। बहरोज ने क्या किया है? रूप को इन दोनों की समझ नहीं आ रही थी। बड़ी माँ, बहरोज ने इसके दिमाग में बात डाल दी है कि मैं दूसरी बीवी लाना चाहता हूँ, और ये बेवकूफ उसका यकीन कर बैठी है। मुस्तफा को अब महर पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी शक्ल से लग रहा था इसे अभी भी मुस्तफा की बात से तसल्ली नहीं हुई। बहरोज खान कभी नहीं सुधरेगा, बलाज खान दादा ने तासुब से सर हिलाते कहा। बहरोज ने कुछ नहीं किया, वो झूठ नहीं बोलता, मुस्तफा मुकर रहे होंगे। महर ने मुस्तफा की तरफ देखते दांत पीसते कहा। नहीं खानी, बहरोज मजाक कर रहे थे, आप इनकी बातों में नहीं आए। इबादत की आवाज पर इन सब ने पीछे देखा तो इबादत छोटे छोटे कदम लेती डाइनिंग हॉल में आ रही थी। हाँ, अब तुम भी मेरे मासूम छोटे लाला के पीछे पड़ जाओ, जो सच बोलता है वही बेचारा फंसता है। महर ने बहरोज खान दादा की साइड लेते कहा तो मुस्तफा के साथ इबादत ने भी अपना सर थाम लिया। अटेंशन एवरीवन, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा कोई मेरी तारीफ कर रहा है, तो क्यों ना मैं वसूल करता जाऊं। बहरोज खान दादा की चहकती आवाज पर सब ने उसे घूर कर देखा, सवाए महर के। आओ बहरोज, बताओ मामू को कि मुस्तफा बीवी बदलने की बातें करते हैं। महर ने मुस्तफा की तरफ देखते गुस्से से कहा, जैसे कहना चाह रही हो अब आपकी शामत पक्की। बाबा, आप तो जानते हैं मैं कितना मासूम हूँ। बहरोज खान दादा ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। हाँ जी, पूरे गांव की मासूमियत एक तुम पर ही तो खत्म होती है। बलाज खान दादा ने उसे आंखें दिखाई। मामू, अब बहरोज को छोड़े और मुस्तफा को पकड़े, पूछे इनसे इन्होंने बीवी बदलने का सोचा भी कैसे। महर बस मुस्तफा को डांट पड़वाना चाहती थी। जिसने ऐसा सोचा तो सोचा भी क्यों, बड़े पापा ऐसा कुछ नहीं है, मुस्तफा ने झिंझला कर कहा। मुस्तफा, आप मुकर क्यों रहे हैं? जब बात की है तो माने भी। महर ने मुस्तफा के रूबरू खड़े होकर कहा। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। मुस्तफा का दिल कर रहा था वो अब भाग जाए। उसने पागलों की तरह कहते चकराते सर को थामा। देखा देखा, मुझसे शादी करके नहीं फंस गए हैं। महर फिर से सूसू करने लगी। चुप हो जाओ तुम सब, बड़े हो गए, शादी हो गई, और तुम बहरोज खान बाप बनने वाले हो, पर हरकतें तुम सबकी बच्चों वाली हैं। बलाज खान दादा ने गुस्से से डपटा। तभी रूप का मोबाइल पानी पानी हुआ तभी मोबाइल का तभी रूप का मोबाइल रिंग हुआ। डाइनिंग हॉल में एकदम सब चुप हुए, सिर्फ रूप के मोबाइल की आवाज गूंज रही थी। हारिब का फोन है, रूप ने मुस्कुराकर कहते मोबाइल कान से लगाया, पर हारिब की बात सुनकर उनके चेहरे का रंग पल में सफेद हुआ। क्या हुआ है रूप को? हारिब, तुम क्या बोल रहे हो? रूप की कांपती आवाज और आंखों से निकलते आंसुओं पर सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। बलाज खान दादा जल्दी से खड़ा हुआ और रूप के हाथ से मोबाइल पकड़कर अपने कान से लगाया। अरूप का सुबह से बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब प्लीज फौरन लाहौर आ जाएं। हारिब की आवाज बहुत घबराई हुई थी। फोन बंद हो चुका था।
रूप का पूरा जिस्म खौफ और घबराहट से कँप-कँपा रहा था। बहरोज़ खान, मुस्तफ़ा जल्दी से गाड़ियाँ निकालो, हमें अभी लाहौर के लिए निकलना है। अरूप की तबीयत ठीक नहीं है। बलाज खानज़ादा के खुद एकदम पसीने छूट गए, क्योंकि हारिब की आवाज़ में घबराहट और खौफ था, जो बलाज खानज़ादा को भी खौफज़दा कर गया था। 10 मिनट में अंदर रूप, बलाज खानज़ादा, मुस्तफ़ा, बहरोज़ खानज़ादा, अलीना और बुराक खानज़ादा लाहौर के लिए निकल गए थे। अरूप का भी 7वां महीना चल रहा था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले उसका बीपी हाई था, तो हारिब ने उसे हल्का-फुल्का नाश्ता करवाकर मेडिसिन दे दी। लेकिन थोड़ी देर बाद अरूप को ब्लीडिंग शुरू हो गई। पेट के निचले हिस्से पर उसे दर्द से टीसें उठने लगी। हारिब अभी किचन में गया ही था। अरूप की चीखों पर वो जल्दी से भागता कमरे में आया, तो अरूप दर्द से कराह रही थी। अरूप, कहाँ क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? हारिब ने अरूप के सर के नीचे हाथ रखकर उसे बिठाया। हारिब, बहुत दर्द हो रहा है। अरूप के आंसू, उसका दर्द से कराहना हारिब को परेशान कर गया। उसके जल्दी से हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। इस वक्त अरूप हॉस्पिटल के पेशेंट रूम में दर्द से चिल्ला रही थी। ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। लेडी डॉक्टर ने हारिब से कहा कि अरूप की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। हारिब के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन डॉक्टर, अरूप का अभी 7वां महीना है, इतनी जल्दी ऑपरेशन कैसे? हारिब के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। हारिब, तभी अरूप की दर्द से कराहती आवाज पेशेंट रूम से बाहर आई, तो हारिब के दिल को कुछ होने लगा। आप खुद डॉक्टर बनने वाले हैं, इनकी कंडीशन आपके सामने है। अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने हारिब की हालात को डॉक्टर ने हारिब को हालात की संगीनी से आगाह किया। नहीं, मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। हारिब इजाजत देते ही पेशेंट रूम में अरूप के पास भागा, क्योंकि वो हारिब को ही पुकारे जा रही थी। अरूप, मेरी जान। हारिब फौरन अरूप पर झुका और उसके माथे पर होंठ रखे। हारिब, मुझे क्या हो रहा है? मुझे पेन क्यों हो रहा है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अरूप ने हारिब का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते दर्द से कराहते पूछा। कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। हारिब ने अरूप के आंसू साफ किए। हारिब, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझे कुछ हो। शट अप अरूप, हारिब ने उसे फौरन टोका, तो अरूप के आंसू तवातर बहे। हारिब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अरूप ने रोते हुए कहा। अब मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आप पर तोहमत लगाई। मुझे लगता है मुझे इन सब की सजा मिल रही है। हारिब का हाथ अब भी अरूप के हाथों में था। ऐसा नहीं है अरूप, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम बस जल्दी से। अरूप की चीखें फिर से बुलंद हुई, तो हारिब का दिल खौफ से लरजने लगा। अरूप, बलाज खानदादा और अरूप पेशेंट रूम में दाखिल हुए। बाकी सब बाहर खड़े हो गए। बलाज खानदादा और अरूप जल्दी से अरूप के पास आए। अरूप के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दर्द की लहरें इसके चेहरे पर वाज़ेह थीं। वो माँ बाप थे, अपनी बेटी को दर्द में देखकर इन्हें होल उठने लगे। बाबा, मामा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ। देखिए, मैंने आपका दिल दुखाया, अब मुझे सज़ा मिल रही है। बलाज खानदादा अरूप अरूप के दाएं-बाएं बैठ गए थे। अरूप की हालत देखकर अरूप की आंखों से आंसू निकल पड़े, जबकि दर्द से कराहती अपनी बेटी को देखकर बलाज खानदादा के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरूप, मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, हमें हमारी बेटी से कोई शिकायत नहीं है। बलाज खानदादा ने अरूप के सर पर प्यार से हाथ फेरा, आंसू उसके गालों पर फिसले। हारिब डॉक्टर को बुलाने चला गया था, क्योंकि अरूप दर्द से बिलबिला रही थी। सच तो यह है बाबा, मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी, मैं सज़ा की हकदार थी, फिर भी आप सब ने मुझे माफ़ कर दिया। अरूप ने फूट-फूट कर रोते कहा, तो बलाज खानज़ादा ने उसके आंसू साफ किए। मैं अपनी बेटी को माफ़ कर चुका हूँ। बलाज खानज़ादा ने पुरयकीन लहजे में अरूप से कहा, तो अरूप रोते हुए दर्द से कराहने लगी। डॉक्टर जल्दी से आई, उसने अरूप का बीपी चेक किया। पीछे एक नर्स भी आई, जिसके हाथ में फाइल थी। डॉक्टर, हारिब, आप इस फाइल पर साइन कर दें। नर्स ने फाइल हारिब की तरफ बढ़ाई। हारिब जानता था इस फाइल में क्या लिखा है। अगर ऑपरेशन के दौरान माँ या बच्चे को कुछ हुआ, तो हॉस्पिटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि अरूप की हालत बिगड़ रही थी। हारिब ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी और साइन कर दिए। इस दौरान अरूप की चीखें फिर से बुलंद हुई। हारिब जल्दी से अरूप के पास आया। अरूप, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें तुम्हारे साथ। हारिब ने अरूप के आंसू साफ किए। हारिब, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? अरूप ने गहरे सांस लेते रोते हुए पूछा। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, समझी तुम? हारिब ने जरा सख्त लहजे में कहा। अब मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरूप ने हारिब की शर्ट मुट्ठी में दबोच ली। नहीं अरूप, तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुमसे कैसे खफा हो सकता हूँ? मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन हमारे बीच जो मालिक और गुलाम का रिश्ता था, उसने मेरे कदम रोक लिए। सच यही है अरूप,
हारिब पहली नज़र में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। हारिब का और अरूब हैरत और बेयकीनी से सुनने लगी। बलाज खानदान और अरूब की हालत भी अरूब से मुख्तलिफ ना थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हारिब की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। खबरदार जो एक पल के लिए भी मुझसे दूर हुई, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। खुद में हिम्मत पैदा करो अरूब, मेरी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर। तुम्हें अपने हारिब के पास वापस आना है, याद रखना। हारिब ने अरूब के बालों में लब रखे। अरूब अभी भी हैरत अंगेज कैफियत में थी। एकदम दर्द की लहर फिर से पूरे वजूद में उतरी। अरूब की बुलंद चीखों पर सबके दिल खौफ से लरजे। अरूब को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हारिब के साथ बाकी सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान खड़े थे। हारिब की हिम्मत ही ना हुई अंदर जाने की। वो बाहर लरजते वजूद से खड़ा होकर अरूब के लिए दुआएं मांग रहा था। घर फोन करके उसने हशमत अली और जरीना को भी बता दिया था। वो भी अरूब के लिए दुआएं मांग रहे थे। अरूब मुंह में विर्द करते अल्लाह से अरूब और उसके बच्चे की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई तो हारिब जल्दी से नर्स की तरफ मतवज्जह हुआ। बेटा हुआ है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे नर्सरी शिफ्ट कर दिया गया है और पेशेंट का ऑपरेशन अभी जारी है। जहां इन्हें बेटा पैदा होने की खुशी हुई थी, वहीं अरूब की तबीयत का सुनकर वो ये खुशी महसूस भी ना कर सके। हारिब को अब अलग द, हारिब को अब डर लग रहा था। उसके जिस्म से जान निकल रही थी। उसकी टांगें खड़े होने से इनकारी हो गई थी। वो झटके से मुड़ा और प्रेयर रूम में आकर उसने वजू करते जाए नमाज बिछा ली। रब के हजूर सजदा रेज होकर उसने अपनी गुनाहों की माफी मांगी। कितनी ही देर वो सजदे में गिर गिरा कर अल्लाह से अरूब और अपने बच्चे की जिंदगी मांगता रहा। या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। तू सबको माफ करता है, तू बहुत रहीम है, तेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तेरी रज़ाओं में राज़ी हूँ मालिक। मैं तुझसे अपनी बीवी और बच्चे की ज़िंदगी माँग रहा हूँ। मेरी दुआ कबूल कर ले। मेरा ख्वाब सच ना हो। मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। हारिब कितनी ही देर जायनमाज़ पर बैठा रोता तड़पता रहा। उसके दिमाग में अरूब की कल रात की मोहब्बत भरी बातें गूंजने लगी। हारिब, मेरा दिल चाहता है हमारा बेटा हो। अरूब ने हारिब के सीने पर सर रखते कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम अल्लाह से दुआ मांगा करो। हारिब ने अरूब के खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए कहा। प्रेगनेंसी में वो और भी खूबसूरत हो गई थी, या फिर हारिब की मोहब्बत ने उसे मजीद खूबसूरत बना दिया था। जी, और मैंने तो नाम भी सोच लिया है। अरूब ने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अभी मत बताना। जब बेबी आ जाएगा तब बताना। तब की फीलिंग थी कुछ और होगी। हारिब ने उसे फौरन मना कर दिया तो अरूब ने मुस्कुराकर हारिब के होंठों पर हल्की सी जसारत कर दी। क्यों मुझे तड़पाती हो? पता भी है मैं पहले ही ज़ब्त करके बैठा हूँ और तुम मुझे उकसाने से बाज नहीं आती। हारिब ने अरूब को घूरते कहा, मैंने तो एक किस किया है। अरूब ने मासूमियत से मिनमिना कर कहा, मेरी जान, एक किस क्या कुछ कर देती है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। ये एक किस सारी रात की नींद बर्बाद कर देती है। ये एक किस अच्छा खासा बहका देती है। ये एक किस उकसाने पे कोई कसर नहीं छोड़ती। और ये एक किस सोए हुए शेर को जगा देती है और तुम बस एक किस करके मासूम बन जाती हो। हारिब ने उसे डिटेल से समझाया तो अरूब बेचारी उसका मुंह तकती रह गई, क्योंकि उसके मुताबिक उसने एक किस ही तो की थी। हारिब, मुझे डांटा ना करे, मेरा बेटा आ जाएगा ना तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरूब ने मसनूई रोनी सूरत बनाकर कहा, मैंने कब डांटा, ड्रामेबाज, मैंने तो प्यार से समझाया है बस। हारिब ने भी अरूब के होठों पर जसारत कर दी तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। अब एक किस से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये किस आपकी तरफ से हुई है ना। अरूब ने फौरन खुद को कंपोज करते गुस्से से घूर कर कहा तो हारिब मुस्कुराकर लेट गया और अरूब को अपने साथ लेटा लिया। हारिब जाए नमाज पर बैठा अरूब की बातें याद करते भीगी आंखों से मुस्कुरा रहा था। वो गहरा सांस लेते उठा और प्रेयर रूम से बाहर आ गया। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर की जानिब आया तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। रूह बलाज खानजादा के सीने से लगी रो रही थी। मुस्तफा और बहरोज खानजादा भी एक दूसरे के गले लगे थे। हारिब का दिल अनजाने खौफ से धड़का। वो भारी कदमों से इन सब के करीब आया कि क्या हो गया, क्या हुआ, अरूब ठीक तो है ना। हारिब के पूछने पर इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ की लकीरें उसकी आंखों में वाज़ेह थीं। दिल ने शिद्दत से दुआ की कि अरूब को कुछ ना हुआ हो। दिल कफील, दिल सबील, दिल सजील, रास्ते कलील, गम तवील, फिर इज़राइल। इश्क वाजिब, वफा लाजिम, दर्द वाजिब, दवा लाजिम।
हिज्र वाजिब, सजा लाजिम, रोग वाजिब, फिर दुआ लाजिम। हारिब मैं मर जाऊंगी, फर्क नहीं पड़ता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा सुकून तबाह हुआ है। अरूप अरूप हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, ज़हन उसका अब भी बेदार था। हारिब की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी, सांसों की डोर को टूटने की इजाजत दे दी। कितनी बदबख्त थी वो, अपने बाप की लाज न रख सकी। मोहब्बत में इतनी खुदगर्द हो गई कि इसी मोहब्बत को रुसवा कर दिया। अरूब का दिल चाहा अभी वो मर जाए। हारिब और बाप की और बाप की उसकी वजह से रुसवाई हुई है। फिर भी उन्होंने अरूब को माफ कर दिया। हाँ, उन्होंने अरूब को माफ कर दिया। बाबा और हारिब के ने मुझे माफ कर दिया। और हारिब के कुछ देर पहले कहे जाने वाले अल्फाज जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब भी तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। अरूब की बंद आंखों से पानी निकला। हारिब उससे मोहब्बत करता था और उसने कभी उसे बताया ही नहीं। अगर चाहता तो अरूब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता था, लेकिन उसने इन दोनों के बीच में आए फर्क को देखते अपनी मोहब्बत दिल में ही दफन कर ली। पर अरूब ऐसा ना कर सकी। उसने गलत रास्ता अपना कर हारिब को अपना बना लिया। अगर हारिब चाहता तो निकाह के दिन ही अरूब को अपना लेता, उसे अपने दिल की बात बताता। लेकिन उसने अरूब की खुदगर्जी पर उसे सजा दी। लेकिन वो भी बंदा बशर था, कब तक अपनी मोहब्बत से दूर रहता। उसकी मोहब्बत उसकी महरम, उसकी बीवी बन चुकी थी। कब तक वो इसके हकूक से नजरें चुराता। संगदिल वो नहीं था। बिलाखिर अरूब की मोहब्बत के आगे वो हार गया और खुद को अरूब के नाम कर दिया। पर बदकिस्मती से उसी दिन इनके हिजर का फैसला हो गया। अरूब हारिब से बिछड़ गई। उसने अरूब से कहा कि अगर वो इसे छोड़कर गई तो वो इसे माफ नहीं करेगा, और अरूब चली गई। उसी दिन उसकी सजा भी शुरू हो गई। एक महीना हारिब की याद में तड़पते गुजारा। दूसरी तरफ हारिब भी अरूब की एक झलक के लिए तड़प रहा था। रब के हजूर सजदा रेज होकर उसने अपनी बीवी को माफ किया, फिर खुद माफी मांगी। अल्लाह ने हारिब की दुआ कबूल की और वो दोनों फिर से एक हुए। पर आजमाइश अभी खत्म कहाँ हुई थी। आजमाइश तो अभी शुरू हुई थी। लेकिन अरूब को इस आजमाइश पर पूरा उतरना था, क्योंकि थोड़ी देर पहले हारिब ने कहा था अगर वो इसे छोड़कर गई तो वो इसे कभी माफ नहीं करेगा। अरूब क्यों जाती है अपने हारिब को छोड़कर। अब तो उनकी जिंदगी में नन्हा मेहमान आ गया था, इनकी मोहब्बत की निशानी, इन दोनों का बच्चा। नहीं, वो हारिब से दूर नहीं जाएगी। उसे हिम्मत करनी होगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसे मजीद खूबसूरत हारिब के साथ ने बनाया था। हारिब को हारिब के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है। उसे हिम्मत करके अपनी सांसों की डोर को टूटने नहीं देना। रूप रूप बेंच पर बैठी बेआवाज रो रही थी। बलाज खानजादा ने उसके साथ बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आपने कहा था ना कि अरूब मर जाएगी। देखे, मेरी रूप मर रही है। रूप ने फूट फूट कर रोते कहा तो रूप के अल्फाजों से बलाज खानजादा के दिल पर कारी जर्ब लगी। नहीं रूप, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। बलाज खानजादा ने सर पीछे दीवार से टिका कर कहा। आंखों से आंसू निकलकर कनपटी में जज्ब हुए। आप दुआ करें मेरी रूप को कुछ ना हो, और ना मैं वरना मैं खुद भी मर जाऊंगी। रूप ने बलाज खानजादा की तरफ देखते कहा तो वो तड़प उठा। अल्लाह ना करे, तुम मायूस क्यों हो रही हो। बलाज खानजादा ने सीधे होकर बैठते रूप की आंसू साफ किए। ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। बहरोज खानजादा और मुस्तफा जल्दी से नर्स की तरफ मतवज्जो हुए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।